सर फिलॉसफी की ना हमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखी हैं, आदिकाल से लेकर अनंत काल तक ढेर सारे डेफिनेशंस हमारे सामने आई हैं। किसी ने कुछ कहा फिलॉसफी को, किसी ने कुछ कहा फिलॉसफी। क्या क्या कहा है वो बताओ पहले। सर जैसे फिलॉसफी को कईयों ने सर लाइफ से जोड़ा, कईयों ने सिर्फ बुद्धि से जोड़ा, कईयों ने सर बुद्धि से जोड़ने के बाद कहा कि यहाँ पूरा नहीं होता है, उसमें हमारी कुछ फीलिंग्स भी होनी चाहिए। ढेर सारी चीज़ें डेफिनेशन में दी गई फिलॉसफी की। सबसे ज़्यादा यही कहा गया कि जैसे फिलॉसफी को जीवन जीने के तरीके जो होते हैं उनको डीमिस्टिफिकेशन करना। विटकेंस्टाइन ने फिलॉसफी को एक्टिविटी बोला। ऐसी ढेर सारे डेफिनेशन हमको आदिकाल से दी गई हैं और अभी तक। तो सर उस दो चार तुम्हें बतानी चाहिए सर। जैसे जैसे आपने ही एक दिन पहले बताई थी फिलॉसफी का काम है मेरी वाली तो बात एक मैंने डीमिस्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, ना ऑफ द फैक्ट्स। फैक्ट मिस्टिफाइड होते ही नहीं है। सॉरी, फैक्ट्स नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? डीमिस्टिफिकेशन ऑफ द रियलिटी, डीमिस्टिफिकेशन ऑफ रियलिटी। और फिर जैसे आधुनिक वो क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक फिलोसोफर्स हैं जैसे विटकेंस्टाइन है, वो कहता है फिलोसफी इज एन एक्टिविटी। ठीक है, वो एक्टिविटी में हमको क्या करना है? अपनी भाषा को ठीक करना है। ठीक है, भाषा ठीक होगी तो फिलोसफी अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं। वैसे आप क्या सोचते हो सर फिलोसफी के बारे में? आपके लिए कोई डेफिनेशन है ऐसी फिलोसफी की? देखो फिलोसफी, एक तो फिलोसफी अपने आप में जो सब्जेक्ट है ना वो कभी एक जैसा नहीं रहा है। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग इसके काम रहे हैं, इसीलिए इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी, है ना। बिल्कुल, अलग अलग समय में अलग अलग काम होंगे तो अलग अलग परिभाषाएं हो जाएंगी। दूसरा ऐसा भी देखते हैं एकेडमिया में, जैसे शुरू में अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो फिलॉसफी ही एकमात्र विषय था। बिल्कुल सही बात है। हाँ। लेकिन उसमें से जो विषय ज़्यादा सिस्टमैटिक होते चले गए, व्यवस्थित हो गए, जिनकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर होती चली गई, वो अलग सब्जेक्ट बनते चले गए, है ना। जैसे अगर हम पश्चिम में जाके देखें तो पश्चिम में अरस्तु को बायोलॉजी का जन्मदाता भी बोला जाता है और राजनीति शास्त्र का भी बोला जाता है, और उसको बड़ा एक तरह से एपिस्टेमोलॉजी भी उसकी अच्छी है, तो वो दार्शनिक भी बहुत बड़ा है। ठीक, तो इस तरह से अरस्तु आगे चल के बायोलॉजी भी अलग हो गई, पॉलिटिकल साइंस भी अलग हो गई, साइकोलॉजी भी अलग हो गई, अलग अलग ब्रांचेस अलग हुए। फिलॉसफी अलग नहीं हो सकती क्योंकि जो बचा रह गया वो फिलॉसफी है। जैसे ऐसा घर जिसमें से सब लोग साथ रहते थे और सबने अपने अपने हिस्से अलग अलग घर बना लिए, अलग अलग घर बना लिए, और जो हिस्सा बचा वो फिलॉसफी रह गई है। पहली चीज़ तो ये है। तो फिलॉसफी को इसीलिए हर घर के आसपास के लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे लिंग्विस्टिक वाले हैं तो वो लिंग्विस्टिक वाले कोने से देखेंगे फिलॉसफी को। लिंग्विस्टिक भी अलग फिलॉसफी बन गई, है ना। जो स्पिरिचुअलिटी या उसको देखते हैं, मेटाफिजिक्स को, वो अपने तरीके से देखेंगे। जो एपिस्टेमोलॉजिकल चीज़ों को देखते हैं वो अलग तरह से परिभाषा बनाएंगे। अब हम आते हैं कि आज के समय में फिलॉसफी को 21वीं शताब्दी में हमें कैसे समझना चाहिए और आज के समय में क्या काम फिलॉसफी का रहता है या क्या चीज़ें उसके हिस्से में बचती हैं। ठीक है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें ये लगता है कि भाई साइंस ने बहुत सारी चीज़ें ले ली फिलॉसफी से। मेटाफिजिक्स वाला काफ़ी सारी चीज़ें अब साइंस के खाते में चली गई हैं, है ना। स्पेकुलेट करना दुनिया कैसे बनी, वो स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो मैथमेटिकली उसको एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेकुलेशन फिलॉसफी पहले करती थी क्योंकि उसके पास साधन थे, क्या, थॉट। फिलॉसफी का अस्त्र क्या है? विचार है ना। फिलॉसफी के पास में जो जैसे हर विषय के अपने टूल्स होते हैं, फिलॉसफी का टूल है थिंकिंग। ठीक बात है। साइंस के पास टूल क्या है? लेबोरेटरी, ऑब्जर्वेशन। लेबोरेटरी में एक सर्टेन दायरे में ले जाके चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना। पॉलिटिकल साइंस के अपने टूल्स हैं, एक है थ्योरेटिकल टूल है, दूसरा वो सोसाइटी में जाके उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंसेस के अपने टूल हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अपने टूल हैं, साइंसेस के अपने टूल्स हैं। फिलॉसफी का जो टूल है वो है थिंकिंग। अब इसको थिंकिंग को अगर हम बोलें कि इस दृष्टि से अगर एक परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से फिलॉसफी जो है वो है मेथड्स ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग। अब मैं यहाँ मेथड्स बोल रहा हूँ, एक मेथड नहीं बोल रहा हूँ। मेथड्स ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग। थिंकिंग है सेंटर में, सिस्टमैटिक है, सिस्टम में जाके उसको थिंकिंग करनी है, लेकिन उसके कुछ मेथड्स कई सारे हैं जो अलग अलग, एक तरह से उसको मैं ये कहूँगा अलग अलग दृष्टिकोण हैं।
चीज़ों को देखने। जैसे अगर हम एक घर की इमेजिनेशन कर लें, जैसे इस पूरे एरिया में अलग अलग कोने बने हुए हैं और जो बचा हुआ क्षेत्र है वो फिलॉसफी है, तो जहाँ जहाँ से जो जो देख रहा है वो उसके एंगल बन रहे हैं उस चीज़ को देखने के, वो वहाँ से मेथड डेवलप कर रहा है। लिंग्विस्टिक फिलॉसफी जो है वो एनालिसिस से अपना मेथड डेवलप कर रही है, फिनोमेनोलॉजी अपना एक्सपीरियंस से, सेंसुअलिटी से अपना मेथड को डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम भारत में जाएंगे तो भारत में भी अलग अलग दर्शन अलग अलग तरीके से मेथड को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम न्याय में जाएंगे तो न्याय पूरा एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस कर रहा है। ठीक है, वेदांत में जाएंगे तो वेदांत में मेटाफिजिक्स प्राइमरी है। तो वो अलग अलग दृष्टिकोण है जहाँ से हम फिलॉसफी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो सब मेथड्स हैं और वो थिंकिंग के मेथड्स हैं और वो सिस्टमेटिक है। तो ये तीन चीज़ें मुझे लग रहा है कॉमन बनती हैं इन सारे मेथड्स में। सर अगर ऐसा है तो फिर रैशनलिज्म एक पूरा एरा था रैशनलिज्म का यूरोप में 15-16 सेंचुरी में। तो सर रैशनलिज्म फिलॉसफी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ये मानते थे कि नॉलेज का एकमात्र स्रोत जो है वो बुद्धि है। तो फिर थिंकिंग भी तो सर बुद्धि से ही आती है। देखो, थिंकिंग जब हम बात कर रहे हैं तो सिस्टमाइज करने की बात है। जैसे हमने कहा फिनोमेनोलॉजी, रैशनैलिटी कैसे फिलॉसफी का सिर्फ हिस्सा है, फिलॉसफी नहीं। देखो, आप ये मान के चल रहे हो कि थिंकिंग रेशनैलिटी से जुड़ी हुई है सिर्फ, है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फिनोमेनोलॉजी है, तो फिनोमेनोलॉजी क्या एक रेशनल एक्टिविटी है? फिनोमेनोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या रेशनल एक्टिविटी है या कुछ और है? सर फिनोमेना को लेके जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको बिना किसी प्री अजम्पशंस के देखना ही फिनोमेनोलॉजी है ना? है ऐसा? क्या दोबारा से आप बताना। सर एक्सपीरियंस को बिना किसी प्री अजम्पशंस के देखना ही फिनोमेनोलॉजी है। फिनोमेना के एक्सपीरियंस को बिना किसी प्री अजम्पशन, ये उसका गोल है एक्चुअल में। अच्छा, ये इसका गोल है ना? ये हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो अलग सवाल है। उसका मेथड डेवलप किया हुर्सल ने कि हम जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं इस वर्ल्ड में, उन एक्सपीरियंसेस को हम विदाउट एनी अजम्पशंस, विदाउट एनी प्रिजम्पशंस, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, क्या हम उनको एज इट इज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तब हमारी रियल नॉलेज डेवलप होगी। तो क्या ये एक रेशनल, इसका जो प्रमाइसेस है वो रेशनैलिटी से शुरू हो रहा है कि हमें इस पूरे वर्ल्ड को जानना है कैसे, विदाउट बाइसेस। तो फिलॉसफी में एक दूसरी कॉमन चीज़ ये आ जाती है कि फिलॉसफी सब्जेक्टिविटी से, व्यक्तिनिष्ठता से, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है या मैं जो सोचता हूँ, उससे ऑब्जेक्टिविटी की ओर जाने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्टिविटी, ये है ना? फिर सर ये तो एक डिबेट भी है, सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। हाँ। फिलॉसफी हमेशा एक ऑब्जेक्टिव आंसर ढूंढने की कोशिश करती है। ऑब्जेक्टिव आंसर, दूसरे शब्दों में अगर इसको बोले हम, यूनिवर्सल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना? जनरलाइज्ड आंसर, सामान्य आंसर। तो उसका तरीका हम इसलिए हम अपने बायसेस से, अपने व्यक्तिगत नोशन से निकल के यूनिवर्सल नोशन पे जाना चाहते हैं कि व्हाट इज रियलिटी। क्या जो मुझे लग रही है रियलिटी वो है या रियलिटी अपने आप में कुछ है? ये तो दर्शन का एक काम हो गया। इसका मेथड हो गया सिस्टमैटिक थिंकिंग। अगर हम धर्म में जाएं तो धर्म क्या करता है? धर्म भी ये प्रयास करता है कि आप अपने लालच से, अपने वासनाओं से, अपनी जो लालसाएं हैं उनसे धीरे धीरे फ्री होके पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, पूरे के पूरे जगत के साथ में अपने आप को कनेक्ट करो। सर फिर ये एस्पेक्ट भी तो होता है कि जब फिलॉसफी के अगर हम मोटा मोटा देखें, एक पाँव है सर थियोलॉजी में, धर्म की तरफ। हाँ, एक पाँव है साइंस में। हाँ, है ना? हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं गलत होकर सही हूँ? हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना वो पाँव है, लेकिन वो आंगन है फिलॉसफी का। अच्छा, जहाँ पे अलग अलग कमरे बने हुए हैं। धर्म अपने आप में फिलॉसफी का एक हिस्सा है ना? फिलॉसफी वहाँ से मतलब ज्ञान के क्षेत्र है ये। और दर्शन क्या है, इसीलिए मैंने कहा ना वो ज्ञान है और मेथड्स हैं, ये अलग अलग तरीके हैं जिनको अलग अलग विषय हम बोल रहे हैं। तो मतलब फिलॉसफी इज मेथड्स ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग। हाँ, अगर हम फिलॉसफी जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका अगर हम ग्रीक में जाके मीनिंग देखें तो फिलोसोफिया है ना, लव ऑफ नॉलेज है ना। वहाँ पे ये तो नहीं बोले साइंस वाली नॉलेज चाहिए या साइकोलॉजी वाली नॉलेज चाहिए या रिलीजन वाली चाहिए। नॉलेज एज अ होल क्या हो सकती है? वो तो सारी चीज़ें होंगी ना ह्यूमन की। तो फिर सर फिलोसॉफी जो आपने फिर सिस्टमैटिक थिंकिंग क्यों कहा, नॉलेज क्यों नहीं कहा? थिंकिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि नॉलेज की जो जब भी हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थॉट में ही आके आकार लेती है। अगर वो थॉट नहीं बनेगा तो वो नॉलेज नहीं बनेगी।
विदाउट थॉट मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस तो हो सकते हैं आपको जो थॉट से परे होंगे, लेकिन जब भी आप एक्सप्लेन करने जाओगे, जब भी आप उसको नॉलेज बनाओगे, नॉलेज में यू विल शेयर इट विद अदर्स, अदर से शेयरिंग करोगे तो इट विल बी फॉर्म्ड इन द लैंग्वेज एंड थॉट। अदरवाइज आप कैसे शेयरिंग करोगे? आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मान लो मिस्टिकल हैं या नॉर्मली जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इन एक्सपीरियंसेस में भी हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते, लैंग्वेज में नहीं ला पाते, थॉट में नहीं ला पाते, तो वो नॉलेज नहीं बन पाती ना। सर फिर यहाँ पे एक क्रिटिक भी तो होता है सर, थिंकिंग। हाँ। अगर हम थिंकिंग को लेके चलें, हाँ। तो डेकार्ट कहता है कॉजिटो एर्गो सम, जिसमें कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, पर इसको तो बहुत क्रिटिक हुआ है वेस्ट में बाद में। उसका क्रिटिक इसलिए हुआ है कि बेसिकली वो ये मान के चल रहा है कि थिंकिंग थॉट ही मैं हूँ, मैं इसके बाहर नहीं हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी को वो अलग मान रहा है, माइंड को अलग मान रहा है, और इनके बीच इतनी बड़ा सेपरेशन कर दे रहा है जैसा कि एक्चुअल में है नहीं हमारी लाइफ में। इसी मैं वो सेपरेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इमोशन एंड थॉट जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इमोशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत सारे फिलोसफर्स ने किया है, लेकिन बहुत सारे फिलोसफर्स ने उसको बहुत महत्व दिया है। फिनोमेनोलॉजी में उसका बड़ा महत्व है ना, वो उसको जानने का एक प्रोसेस है। धर्म में उसका महत्व है, फिलॉसफी में भी उसका महत्व है, इमोशन को समझने का प्रयास किया है। हाँ, लेकिन ये है कि फिलॉसफी में कहीं ना कहीं एक थॉट जो है वो सेंट्रल पोजीशन लेके बैठा हुआ है। मतलब थॉट भी हम सिस्टमैटिक थॉट ही क्यों बात कर रहे हैं? सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि रैंडम थॉट नहीं है फिलॉसफी। अच्छा, रैंडम थॉट से हमको रिलीजन में मिलते हैं? रिलीजन में थॉट के बेसिस पे नहीं है, वो भी एक सिस्टम है ना, सिस्टम रिलीजन में भी है, लेकिन उसका सेंटर थॉट नहीं है, उसका सेंटर आस्था है, एक इमोशन है। पर क्या इंसान ने कभी अनसिस्टमैटिक थॉट का टेरिटरी को एक्सप्लोर करने का कुछ? ज़्यादातर तो हम अनसिस्टमैटिक है ना। अच्छा, वो हमारी आम जिंदगी, जो आम जिंदगी हम इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हम किसी फिलोसफर को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसकी क्रिटिक क्या करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इसलिए हम क्रिटिक करते हैं हम, क्योंकि हम फिलोसफर से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक सिस्टम देगा हमें इस पूरे वर्ल्ड को जानने का। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल, और हो भी नहीं पाया है। हर फिलोसफर कहीं ना कहीं लैक करता है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है हर फिलोसफर से, है ना, फिलोसफी एक सिस्टम देगी। सर इसीलिए तो शायद से मुझे लगता है फिलोसफी का ज़्यादातर क्रिटिक इसी मामले में होता है कि वो ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव बट दे डू नॉट, दे कैन नॉट, दे ट्राई बट दे कैन नॉट, है ना। हाँ, तो पर कॉन्ट्राडिक्शंस को से जो परेशानी है, हाँ। हम देखते हैं कि जो मॉडर्न जो थिंकर्स थे, जहाँ पे रीजन को बहुत महत्व दिया गया, हाँ। वहाँ पे सबसे ज्यादा आती थी कि अगला थिंकर आता था और पिछले की कॉन्ट्राडिक्शंस और पिछले की थॉट की इनकंसिस्टेंसी वेस्ट में ज़्यादा है ये चीज़। हाँ, और सर, फिर भारत में क्या भी कहते है। हैं, उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए या तो उनको किसी तरीके से हम वो करवा देते थे, रिकंसिलिएशन करवा देते थे, या फिर हम किसी एक छोर को पकड़ लेते थे और दूसरे को खारिज कर देते थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर बाद में ऐसे ट्रेंड्स भी तो आए जहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ, फिलोसफी में मैं उन ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ एक तरीके से समझौता कर लिया कि कोई बात नहीं, कॉन्ट्राडिक्शंस हो सकते हैं, आफ्टर ऑल वी आर नॉट इन अ प्रैक्टिस। देखो इसमें भी दो तरह के थॉट। दोबारा कर। हाँ, मतलब हम ये जो तुम्हारा सवाल था ना, वो ये था कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन में हमें दिक्कत क्या है, एक तो ये सवाल हो सकता है ना। जबकि हम मैं कह रहा था कि हमने कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखे भी हैं फिलोसफी में जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, साफ तौर पे मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस इन आवर लाइफ एंड वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज आवर लाइफ इज नॉट अ प्रैक्टिस इन लॉजिक, कि हमें किसी तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को पार करते हुए उससे साइड होकर बच के निकलना है। मे बी आवर लाइफ इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, वी डू नॉट नो। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि भाई जो फिलोसफर ना, देखो कोई भी फिलोसफर है वो अपनी फिलोसफी कुछ अजम्पशंस बना के शुरू करता है जी, ठीक है। फिलोसफर की जब भी क्रिटिक होती है वो इसलिए नहीं होती कि लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। फिलोसफर की क्रिटिक इसलिए होती है कि ये अपने ही अजम्पशन से लास्ट में डाइग्रेशन हो गया उसका, एक तरह से अलग हट गया। तो यहाँ पे क्रिटिक होती है अपने, हाँ, जो आपने अपना सिस्टम बनाया उसी सिस्टम में से आप एक तरह से डाइग्रेस करके, इसका मतलब आपके सिस्टम में ही फुल प्रूफ नहीं है जिससे कि रियलिटी क्रिएट हो सके। जी, उदाहरण के तौर पे जैसे जो वो प्रिंसिपल था लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का, जब उन्होंने कहा कि ट्रूथ या तो किसी भी तरीके का अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट है तो या तो वो सिंथेटिक होगा या एनालिटिकल होगा, लेकिन उनको क्रिटिसिज्म, उनका क्रिटिक करने वाले लोगों ने कहा कि जो तुम बात कह रहे हो ये ना तो ना सिंथेटिक है ना एनालिटिकल है, तो इट्स समथिंग व्हिच बाइटिंग इट्स ओन टेल। तरह की एक आलोचना होती है, जी, स्यादवाद की होती है कि सब कुछ रिलेटिव है तो तुम्हारा थॉट भी रिलेटिव होना चाहिए। जी,
हाँ, तो एक क्रिटिक ये भी होती है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन में सोचना, कॉन्ट्रडिक्शन को ये मानना कि कॉन्ट्रडिक्शन में चीज़ें रियलिटी हो ही नहीं सकती, ये वेस्टर्न थॉट है जी, है ना। इंडिया में कॉन्ट्रडिक्शन को ही रियलिटी माना गया है क्योंकि लाइफ इज कॉन्ट्रडिक्टरी। लेकिन फिर भी जब फिलॉसफी इंडिया में डेवलप होगी तो विद इन फिलॉसफी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते हैं। मतलब जो एजम्पशन लेके चलते हैं उसी हिसाब से आगे पूरा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ख्यातिवाद पढ़ते हैं इंडियन फिलॉसफी में, तो ख्यातिवाद की डेफिनेशन हर फिलोसफर ने उसी हिसाब से बनाई है जो उनकी मेटाफिजिक्स है। हाँ, ठीक बात है ना, जो उनके अलाइन करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक तरह से डिससिस्टमैटिक, अनसिस्टमेटिक कर देंगे या उसको chaotic, फिर वो फिलॉसफी नहीं है। ठीक है। तो अगर इसीलिए एक स्टेज के आने के बाद वो ये भी बोल देते हैं भाई इसके आगे हम नहीं जान पाते, अव्यक्तम है, अव्यक्त है ना। उसको फिर आप देख लो, फिलॉसफी का यहीं तक टेरिटरी है। तो फिलॉसफी अपनी एक टेरिटरी बनाती है और वो टेरिटरी जो है वो आइडियाज की, थॉट्स की है जी, और वो सिस्टम की है मेरे हिसाब से जी। उसमें ये दो चीजें हैं और उसमें एक मेथोडोलॉजी है, हर फिलॉसफी की एक मेथड है। तो ये तीन एलिमेंट मुझे लगता है एक कॉमन बनाते हैं डिफरेंट फिलॉसफीज को, चाहे इंडिया से ले लो, चाहे वेस्ट से ले लो, चाहे न्याय ले लें, चाहे वेदांत ले लें, तो हर एक में एक सिस्टम है। तो एमिल चौरान की मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो न्यू एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर माने जाते हैं फ्रांस के। तो उनकी जो किताब मैंने मंगाई तो उसमें देखा कि जिस तरीके से विटगेनस्टाइन नहीं लिखता है पॉइंट्स में, है ना, कि दिस इज क्लॉज 1.1, 1.2, 1.3, वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है उन चीज़ों का। ऐसा लगता है गजलनुमा चल रहा है कुछ वहाँ पे। तो मैंने ऐसे समझा कि ये एकदम पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट का जो लिखने का ये जो इसका तरीका है, इट इज सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट व्हिच डज नॉट बिलीव इन एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो वो फिलॉसफी लिख रहे हैं। तो मुझे लगा फिर मैं इसको बाद में रिफ्लेक्ट कर पाया कि मे बी जो म्यूजिंग्स हैं एक तरीके से और जिंदगी में जो इंसाइट्स हैं उनको कंपाइल करना शायद लिटरेचर ज़्यादा कहलाएगा फिलॉसफी से। लिटरेचर ये काम कर सकता है कि दे कैन। हाँ, लिटरेचर क्या है कि वो उसका कोई एजेंडा नहीं है। अगर लिटरेचर सच में लिखा जाए, जैसे हालांकि बहुत सारे लिटरेरी थिंकर्स भी अपने एजेंडा ले आते हैं आइडियोलॉजी से फिक्स होके, है ना। वो अपने आप को एक फिलोसफी से या एक आइडियोलॉजी से अलाइन कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। लेकिन लिटरेचर का है कि वो लाइफ एज इट इज रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वहाँ पे इतने सारे एलिमेंट वो ला सकता है और उसको इसकी भी चिंता नहीं करनी है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं है, उसको इससे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। लेकिन ये प्रिविलेज फिलोसफी के पास नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं। फिलोसफी में ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि फिलोसफी में सिस्टम एक डोमिनेंट फैक्टर रहा है। उनको जवाब चाहिए, फिलोसोफर से लोग जवाब मांगते हैं सीधा सीधा। क्योंकि फिलोसोफर जब भी फलसफा या फिलोसफी या दर्शन जो भी शब्द बोले, उसमें ये तो हमेशा रहा है कि भाई उसमें चिंतन है। चिंतन के बिना तो नहीं है कोई फिलोसफी, है ना। चिंतन के साथ मनन हो सकता है, मनन के साथ में आसन, निध्यासन और तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन चिंतन तो शुरुआत है ना। तो वहाँ पे आपने एक सिस्टम बनाया, आपने एक बातचीत शुरू कर दी, उसको आप पहले कन्विंस करो ना, फिर आगे जाएगा ना कोई बंदा। वो कन्विंसिंग कैसे होगी? अगर आपस में इंटरनल कंट्राडिक्शंस देखने लग जाएंगे तो फिर वो कन्विंस नहीं होगा। सर फिर कोई अगर लिटरेचर जैसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हाँ, जहाँ पे ह्यूमन थॉट को, ह्यूमन इंसाइट को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को इतनी आज़ादी के साथ व्यक्त किया जा रहा है कि किसी भी बंदिश को वो नहीं मान रहा है, और ह्यूमन को अपने एकदम मैं इसको अभी आई एम लाइक ट्राइंग टू पुट इट एज प्योर बट इट माइट नॉट बी, लेकिन एकदम जो रॉ एक्सपीरियंस है ह्यूमन होने का उसको वो दर्ज कर रहा है। और दूसरी ओर हम बता रहे हैं कि फिलॉसफी है जो कि थ्योराइज करने की कोशिश करती है, कुछ सिस्टम्स बनाने की कोशिश करती है। दो सिस्टम्स माइट कम एंड गो। आप किसी क्या कहते हैं, एक दशक के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं, फिर आपको फेल होता हुआ दिखता है, देन यू गो थ्रू अ चेंज एंड देन यू अगेन हैव अनदर सिस्टम। तो ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन प्रयास है एक तरह से रियलिटी को पकड़ने का। लेकिन फिर इसमें एक अविश्वास भी तो आता है फिलॉसफी पढ़ने वालों के दिल में कि लिटरेचर के साथ हम रह सकते हैं, उसके साथ एक संधि हो जाती है। नहीं, लिटरेचर में भी गलतफहमियां तो बहुत ज़्यादा होती है ना। लिटरेचर में आप ये देखो ना, आप एक ही कहानी को पढ़ोगे, आप कुछ और इंटरप्रिटेट करोगे, मैं कुछ और करूंगा, ये कुछ और करेंगे, तो वहाँ पे एक तरह की एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना लिटरेचर में। तो उसकी अपनी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि लिटरेचर की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लिटरेचर की अपनी दिक्कतें हैं। राइटर जो बोलना ही नहीं चाह रहा है, पाठक उसको री इंटरप्रिटेट करता है ना, और उसकी फ्रीडम है। तो काफ़ी पब्लिक एक्टिविटी लग रही है मुझे फिलॉसफी। इट कैन नॉट बी एज प्राइवेट और लाइक एज फ्री एज लिटरेचर। वैसे लिटरेचर भी उतना प्राइवेट नहीं है, वो भी है तो पब्लिक एक्टिविटी। क्योंकि देखो प्राइवेट तो विटगेनस्टाइन बोल के चला गया ना
कि आप लैंग्वेज के साथ जब भी हो आप पब्लिक हो, पब्लिक हो, प्राइवेट नहीं हो सकते आप। लैंग्वेज आप लिख रहे हो, आप ऑब्वियसली यू वांट टू शेयर समथिंग ना, आप क्यों लिखोगे? लैंग्वेज आ गई तो मतलब द मोमेंट लैंग्वेज आ गई और फिर आप लिख रहे हो, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब यू वांट टू मेक इट पब्लिक। आप उसको बड़ा वैसे नहीं लिख सकते नार्सिसिस्टिक तरीके से, नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा। आप अपने एक्सपीरियंस को लिटरेचर में भी एक लेवल पे जनरलाइज करते हो, जनरलाइज नहीं करोगे। सर अब एक मेरा सवाल आता है फिलोसफी को लेके, लेकिन ये बात पूरी कर देता हूँ, अगर आप जनरलाइज नहीं करोगे लिटरेचर को तो वो लिटरेचर बनेगा ही नहीं। रीडर क्यों पढ़ेगा आपके अपने एक्सपीरियंसेस को? कि अगर कोई तो वहाँ पे भी एक तरह का प्रोसेस चलता है, फिलोसोफाइजिंग वहाँ भी है। बिल्कुल, अगर कोई चीज न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बन रही है तो इसका मतलब है कि वो देयर इज समथिंग ह्यूमन कंडीशन दैट इज इट इज एक्सप्लेनिंग, वो ह्यूमन कंडीशन है कुछ, जो कुछ जनरलाइजेशन है वहाँ पे। जी जी। तो फिलोसफी क्या है, वो थॉट के लेवल पे कर रही है, थ्योराइजिंग कर रही है, उस रियलिटी को पकड़ने की कोशिश कर रही है थॉट में, है ना? ठीक है। वो इतना प्रयास नहीं करता लिटरेचर कि वो उसको पकड़ में आ रहा है या नहीं, वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है, जैसे कि सिनेमा करता है, उसको बस शो करना चाहता है। ठीक है ना? अब उसके अपने लक्ष्य होंगे उसके लिटरेचर। कई बार आपको ये वाली चिढ़ होती है कि जैसे फिलोसफी है और कोई भी दूसरा डिसिप्लिन है, तो वो एक जगह से शुरू होता है और एक सर्टन धारा पकड़ के उसमें बहता है वो, और उस पर उसका कोई काबू नहीं है क्योंकि चीज़ें उस ओर निकली, उस दिशा में निकली, यानी इट हैड नो कंट्रोल ओवर इट। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि फिलोसफी ने भी एक तय धारा तो पकड़ी है ना? उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता था, बट नो, लाइक एज नहीं, वो एक लिमिटेशन, शायद वो ह्यूमन थिंकिंग की एक लिमिटेशन है जी। जैसे वो कोहन की बुक है ना, साइंटिफिक थॉट वाली, कि वो साइंस के लिए भी ये बात बोलते हैं। हाँ। कि साइंस में एक वो आता है कि भाई एक एरा आता है और उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस किया जाता है ना? और फिर नेक्स्ट आता है, वो इस तरह से, ऐसी फिलोसफी में भी ये सेम चीज है। तो यही है फिलोसफी। मुझे लग रहा है फिलोसफी के, देखो बात यही है कि इसका एंडलेस है प्रोसेस, और ये हमेशा चलेगा क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक थिंकिंग की शक्ति है, और वो उस कंट्रडिक्शन को, उस रियलिटी को समझना चाहता है थ्रू थॉट। उस पूरे प्रयास को आप नॉलेज बोलो, फिलोसफी बोलो, वही है, और वो करता रहेगा ह्यूमन, है ना? उसके मेथड बदलते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, उसके तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन इसीलिए वो सिस्टमेटिक थिंकिंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो रैंडम नहीं है, उसमें एक तरह का सिस्टम बनाने का वो प्रयास करता है। वो कितना सफल होता है, नहीं होता है, वो एक अलग बात है। फिलॉसफी के सवाल और यात्रा तो अंतहीन है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे मिलेंगे नए सवालों के साथ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए चिंतन चैनल को। धन्यवाद।